अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 11 क्लास फिजिक्स चैप्टर 10 का करवाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जब भी हमें हाई मैग्नीफिकेशन की हमने चीज़ों को बड़ा करके देखना हो तो फिर हम दो कन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं। यही दो कन्वेक्स लेंसेज को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप देखें, अब ये देखें, आप लोगों को इधर से हम देखते हैं तो यहाँ पे एक अंदर इस तरह कन्वेक्स लेंस लगा होता है जिसको आई पीस कहते हैं, और स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट रखी जाती है। इसके ऊपर जो लेंस है इस तरह ये देखें, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब इन दोनों लेंसेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये थिक होता है, मोटा, और जो आई के करीब लेंस होता है इसको आई पीस कहते हैं, और ये थिन होता है, पतला। इस तरह से अब ये ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट पड़ी होती है। अब आप याद रखें कि जो थिन लेंस होता है, जिस तरह के आई पीस थिन लेंस है, तो जब इसमें से लाइट की रेज पैरेलल गुजरती हैं तो वो बहुत दूर जाके ये उनको एक पॉइंट पे मर्ज करता है जिसको फोकस कहते हैं। फोकस से और लेंस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो जितना थिन लेंस होगा उतनी उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, जिस तरह की अब ये आई पीस की आपको नज़र आ रही है। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये थिक होता है। थिक लेंस में से जब लाइट की रेज पैरेलल आती हैं तो वो जल्दी थिक लेंस उनको एक पॉइंट पे मर्ज कर देता है, उसको फोकस कहते हैं। फोकस से लेंस तक का जो डिस्टेंस, लेंस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। और थिक लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है क्योंकि ये जल्दी लाइट की रेज को एक पॉइंट पे मर्ज कर देता है। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि इसके अंदर दो कन्वेक्स लेंसेज थे, यही आप इंग्लिश में लिखेंगे। आई पीस क्या था, जो आई के करीब होता है, और ये थिन लेंस होता है, मतलब इसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होती है, और अपर्चर भी इसका बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ऑब्जेक्ट के करीब होता है और ये थिक होता है। थिक का मतलब है इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, और ये शॉर्ट अपर्चर का होता है, यानी इसका साइज़ शॉर्ट होता है। तो ये कंडीशन है कि आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज़्यादा होगी। अब मैं आप लोगों को वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अब आप समझें। ऑब्जेक्ट जो है वो आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब पड़ी होगी तो वो क्लियर नज़र आती है, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो आप लोगों को सीधी लाइन नज़र आ रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के दो फोकस हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो फोकस से जस्ट आउटसाइड हमने रखनी है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से थोड़ा सा बाहर रखी जाती है। तो यही चीज़ आप लोग इंग्लिश में लिख दें कि ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है, हमें नहीं पता हाइट कितनी है उसकी, उसको हमने आउटसाइड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस रखना है। अब क्या काम होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। इमेज के लिए हम तीन रे डायग्राम यूज़ करते हैं। एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जब ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरेगी तो इसके फोकस में से गुजरेगी ये। दूसरी लाइट की रे हम ऑप्टिकल सेंटर में से लेंस के पास करते हैं और ये बिल्कुल सीधी जाती है अनडेविएटेड। अब तीसरी लाइट की रे हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस में से पास करेंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, और फिर जब ये लेंस से टकराएगी तो उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीन रे डायग्राम हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, मगर हम तीन में से कोई सी दो रे डायग्राम यूज़ करेंगे। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आएंगे, जब वो लेंस में से पास करेगी तो उसके फोकस में से गुजरेगी, और दूसरी लाइट की रे हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, और जहाँ पर ये दोनों लाइट की रे मिलेंगी वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। जैसे कि अभी आपको A1 B1 इमेज बना हुआ नज़र भी आ रहा है। इस इमेज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है। अब इस इमेज की नेचर देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधी पड़ी हुई थी और इमेज दूसरी साइड पे उल्टा नज़र आ रहा है, तो हम कहते हैं जो हमारे पास इमेज इन्वर्टेड है। और फिर ये देखें, ऑब्जेक्ट की निस्बत ये इमेज थोड़ा सा बड़ा भी है, तो हम कहते हैं कि ये मैग्नीफाइड इमेज है। और लाइट की रेज हमें हकीकत में दूसरी साइड पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि ये रियल इमेज है। तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया, इसका नाम था इंटरमीडिएट इमेज, और इसकी नेचर भी मैंने आपको बताई। यही चीज़ अब आप लोगों ने इंग्लिश में लिख देनी है। अब एक और चीज़ याद रखें कि ये जो हमारे पास दूसरा आंख के करीब एक लेंस पड़ा हुआ था जिसको आई पीस कहते हैं, और ये थिन है, तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना है ये इसके फोकस के अंदर आके बनेगा। तो ये जो अब आई पीस है हमारे पास, जो इंटरमीडिएट इमेज बना था, आई पीस इसको ऑब्जेक्ट की तरह डील करेगा। तो यही चीज़ें हम पहले हम इंग्लिश में लिख देते हैं, आपने हेडिंग लगानी है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। तो इंटरमीडिएट इमेज की हाइट h1 है, और ये कहाँ पे बनता है, आई पीस के फोकस के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था। और ये इमेज क्या था, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। अब ये देखें, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसका हमारे पास एक इंटरमीडिएट इमेज बना दिया, और आई पीस के ये फोकस पे बना। अब क्या काम होगा, आई पीस इसको डील करेगा एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो अब आई पीस इसकी फर्दर मैग्नीफिकेशन करेगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम दो रे डायग्राम यूज़ करेंगे। एक बिल्कुल आपने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करनी है, जो सीधी अनडेविएटेड इस लेंस के सेंटर में से गुजर जाएगी। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दूसरी लाइट की रे ये देखें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये जो सीधी लाइन है ना जो लेंस के सेंटर में से ब्लैक गुजर रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस की एक पैरेलल लाइट की रे निकली और लेंस में से गुजरने के बाद
देखें, अब ये दोनों लाइट की रे कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इस साइड पे तो इसका इमेज बनेगा नहीं, तो ये इमेज अब दूसरी साइड पे बनेगा और इन दोनों लाइट की रेज़ को हम एक्सटेंड कर देंगे दूसरी साइड पे। जब इस तरह से लाइट की रेज़ ना मिल रही हो लेंस में से गुजरने के बाद, तो हम बैक साइड पे उनको एक्सटेंड करके मिला लेते हैं। जैसा कि अब ये देखें आप, ये उसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट इमेज था, इससे दो लाइट की रेज़ निकली थी, तो हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पे अब ये लाइट की रेज़ मिल रही हैं। तो इस इंटरमीडिएट इमेज का ये मैग्नीफाइड इमेज आई पीस ने बनाया। और हमें पता है कि इमेज हमें कहाँ पे क्लियर नज़र आता है, जब वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हो। तो ये जो आई पीस हमारे पास इमेज बनाएगा ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा होगा। और जब हम इसको देखेंगे, अब ये देखें हमारे पास इस तरह से सीन था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसका इंटरमीडिएट इमेज बनाया, ये आई पीस के फोकस के अंदर गया और आई पीस ने फिर बिहेव किया एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे। जो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि ये कन्वेक्स लेंस ही होता है और उसके फोकस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट आती है तो वो उसका एक बड़ा सा इमेज करके दिखाता है। अब ये देखें हमारे पास स्टार्ट में ऑब्जेक्ट इस तरह पड़ी हुई थी ना, ऊपर ये आपको नज़र आ रही है। जो हमारे पास फाइनल इमेज बना है ये नीचे की तरफ है, मतलब फाइनल इमेज इन्वर्टेड है और इनलार्ज है, बहुत बड़ा है इस ऑब्जेक्ट की निस्बत। और दूसरे पे आप देखें कि ये वर्चुअल इमेज है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारे पास इमेज नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हकीकत में लाइट की रेज नहीं मिली थी, हमने इनको बैक साइड पर एक्सटेंड किया था। तो ये हमारे पास फाइनल इमेज की नेचर थी। फाइनल इमेज जब हम देखेंगे तो हमें इस तरह सीधा नज़र आएगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो इसको बज़ाहिर तो ये इमेज इन्वर्टेड बन रहा था, मगर दिमाग इसको सीधा करके दिखाता है। तो हमें अब माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें ना ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगी, ना इंटरमीडिएट इमेज नज़र आएगा, बल्कि हमें ये फाइनल इमेज नज़र आएगा, और वो भी इस तरह से हमें सीधा नज़र आएगा। तो यही चीज़ें अब आप इंग्लिश में लिखें। सबसे पहले रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनाएं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट एच हाइट की पड़ी हुई है ए बी, और इसमें से ये देखें एक ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट की रे गुजरी, एक फोकस में से गुजरी, दोनों हमारे पास आगे इधर आके मिली। तो यहाँ पे A1 B1 हमारे पास इमेज बना। वो जो तीन लाइट की रेज मैंने आपको दिखाई थी ना, उनमें से कोई सी दो हम यूज़ करते हैं इमेज बनाने के लिए। और ये जो A1 B1 इंटरमीडिएट इमेज बना है ये इस आई पीस के फोकस के अंदर आ गया है। फिर इधर से दो लाइट की रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर देनी और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों लाइट की रेज पैरेलल हो गई हैं। इधर तो ये मिलेंगे नहीं, अब हम इनको बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे अब A2 B2 हमारे पास H2 इमेज बना है फाइनल इमेज, जो कि D डिस्टेंस पे आंख पे। तो होपफुली आपको डायग्राम क्लियर हो गई है। यही चीज़ें अब आप लोगों ने लिखनी है कि ये जो आई पीस था ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया था वो इसके फोकस के अंदर आ गया था। फिर ये देखें पोजीशन एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज, इसमें आपने वही लिखना है कि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है जो आई पीस बनाता है, और इसकी नेचर क्या थी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। जब इसको देखेंगे तो ये इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि ये देखें ना ए बी ऑब्जेक्ट ऊपर है और फाइनल इमेज इन्वर्टेड बना है। फिर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना है, तो हम जिधर ऑब्जेक्ट हो अगर उधर ही इमेज बने तो हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं और मैग्नीफाइड भी है। अब हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कि इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करना है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है बीटा ओवर अल्फ़ा। अब बीटा और अल्फ़ा मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें ये ऑब्जेक्ट है एच हाइट की और ये आंख से डी डिस्टेंस पे पड़ी हुई है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखें बगैर लेंस के, तो वो ऑब्जेक्ट जो आंख पे एंगल बनाती है उसको अल्फ़ा कहते हैं। तो अब आप लोग इसी डायग्राम को मैं अगेन बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट एच थी, डी डिस्टेंस पे पड़ी हुई थी, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप लोग सबसे पहले टैन अल्फ़ा देखें, वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर एच था, बेस हमारे पास डी था, और स्मॉल एंगल के लिए ये जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रही है ये बड़ा स्मॉल है। स्मॉल एंगल के लिए टैन अल्फा और अल्फा आपस में इक्वल होते हैं, तो ऊपर में टैन अल्फा की जगह अल्फा लिख दूंगा, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा एच ओवर डी के। अल्फा अब हमने निकाल लिया, हमारा टारगेट है मैग्नीफिकेशन निकालना, उसके लिए बीटा भी चाहिए अल्फा भी निकालिए। तो अल्फा मैंने पहले निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं बीटा। फाइनल इमेज देखें उसकी हाइट H2 थी और वो आई पीस ने फाइनल इमेज जो बनाया था वो आंख पे एंगल कितना बना रहा था बीटा। बीटा बेसिकली इमेज का एंगल होता है जो वो आंख पे बनाता है। तो अब इसी डायग्राम में आप अगेन देखें ये डी डिस्टेंस पे आई है, हमारे पास परपेंडिकुलर H2 है, अगेन टैन बीटा आप लगाएं परपेंडिकुलर ओवर बेस H2 ओवर डी। स्मॉल एंगल के लिए बीटा और टैन बीटा आपस में इक्वल होंगे, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई H2 ओवर डी। अब आप देखें मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला था बीटा ओवर अल्फा, इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे H2 ओवर डी डिवाइडेड बाय H ओवर डी। तो इसको इस तरह मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करूंगा तो ये H ओवर डी रेसिप्रोकल हो जाएगा, अभी डी ओवर एच हो जाएगा, डी डी से कट जाएगा, तो फाइनल मेरे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी H2 ओवर एच। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इस इक्वेशन 2 को H1 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला नहीं आया। तो ये देखें मैंने H1 से मल्टीप्लाई किया, H1 से डिवाइड किया। अब आप लोग इस H2 के नीचे H1 लिख देंगे और H1 के नीचे H लिख देंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। ये देखें अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, ये जो आप लोगों को ब्लू कलर में H1 ओवर H नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, इधर देखें। H हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास पड़ी हुई थी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसका इमेज बनाया, इसकी मैग्नीफिकेशन की H1, यानी कि H1
ओवर एच क्या था, साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की ये मैग्नीफिकेशन है। अगर आप देखें ना, इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज, इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और ये कौन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसलिए H1 ओवर एच हमारे पास क्या था, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आप देखें कि जो हमारे पास फाइनल इमेज आई पीस ने इस इंटरमीडिएट इमेज को डील किया था एज ऑब्जेक्ट के तौर पे, और इसने आगे फर्दर इसकी मैग्नीफिकेशन कर दी थी। तो अब अगर हम देखें तो ये देखें, H1 हमारे पास ऑब्जेक्ट थी जो बेसिकली इंटरमीडिएट इमेज था, मगर आई पीस ने इसको ऑब्जेक्ट की तरह डील किया था, और हमारे पास फाइनल इमेज H2 हाइट का बना था। तो H2 ओवर H बेसिकली क्या है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बेसिकली जो मैग्नीफिकेशन है ये आई पीस ने की है। तो अब ये देखें H2 ओवर H1, ये बेसिकली हमारे पास मैग्नीफिकेशन है जो आई पीस ने की है। तो H2 ओवर H1 की जगह हम ME लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में आप देखें, H1 ओवर H की जगह MO लिख दें और H2 ओवर H1 की जगह ME लिख दें, तो ये फाइनल मैग्नीफिकेशन है। आपकी बुक वाले ने इधर M1 और M2 लिखा होगा, उससे ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आती। MO से मुराद है ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन और ME से मुराद है आई पीस की मैग्नीफिकेशन। तो इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब ये देखें, हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसमें इस तरह करके उनकी मैग्नीफिकेशन लिखी होती है, 10x, आप लोग ये 10 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह ये 25, यानी कि इसमें बेसिकली ये दो मैग्नीफिकेशन की प्रोडक्ट होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन 5 है और हमारे पास जो आई पीस है उसकी भी 5 है, तो टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, 25। तो इस तरह ये होपफुली आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मैग्नीफिकेशन जो लिखी हुई है ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास आई पीस था, और आई पीस ने ऑब्जेक्ट इंटरमीडिएट इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया और इधर इसका फाइनल इमेज बना दिया। अब ये जो आई पीस है इसके फोकस के अंदर ये ऑब्जेक्ट आई है इंटरमीडिएट इमेज, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट कर रहा है, और मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला 1+D/FE होता है। तो ये इसके बाद मैं आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप का भी लॉन्ग करवा दूंगा, मगर अभी आपने सिंपल ये जो आई पीस है इतना याद रखें कि ये बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना था ये इसके फोकस के अंदर आ गया था, और फिर इसने उसी साइड पे इसका इमेज बनाया था, और इसकी मैग्नीफिकेशन का भी मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो अब देखें, और इसी तरह अब ये देखें, अगर मैं उस पिछली डायग्राम को, ये जो अब पिछली प्रीवियस डायग्राम थी ना, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये देखें, ये भी ऊपर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये इमेज भी फाइनल ऊपर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने, वो पिछली डायग्राम को मैंने उल्टा कर दिया है। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया है जिसके फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उसी साइड पर इसने इसका इमेज बना दिया। ये नीचे भी मैंने वही डायग्राम बनाई हुई है कि ये हमारे पास जो इमेज है, इमेज ये बीटा एंगल बना रहा है, तो और ये डी डिस्टेंस पे बनाया है। तो अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या काम करना है। ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन बेसिकली इसकी जगह आपने Q/P लिख देना है। जो हमारे पास ये Q से मुराद होता है इमेज का डिस्टेंस लेंस से, और P से मुराद होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो बेसिकली इनका साइज़ इनके डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। तो हम इनकी जगह Q/P भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन। और आई पीस की मैग्नीफिकेशन मैंने आपको अभी बताया था कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर आ गया, और इसकी मैग्नीफिकेशन आपने अभी याद रखना है 1+D/FE, और ये FE आई पीस की फोकल लेंथ। तो अभी ये डायरेक्टली फार्मूला आपने याद करके लिख लेना है। सिंपल माइक्रोस्कोप पे मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर में क्या फ़र्क है। मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये फार्मूला है। फार्मूले में देखें तो आई पीस की फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन में इन्वर्स का रिलेशन है। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें दिखाएं, तो फिर आप लोगों ने ऐसा उसमें आई पीस यूज़ करना है जिसकी फोकल लेंथ कम हो, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी, और फोकल लेंथ कम तभी होगी जब आपके पास आई पीस थिक होगा। जैसे ये देखें, अब ये आई पीस थिक लेंस है तो इसने इस ऑब्जेक्ट का बड़ा सा इमेज दिखाया है। यही अगर हम आई पीस पतला कर दे, थिन यूज़ करें, तो अब देखें हमारे पास मैग्नीफिकेशन कम हो गई है। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि अगर हम हायर मैग्नीफिकेशन देखना चाहते हैं तो फिर हमने शॉर्ट फोकल लेंथ का आई पीस यूज़ करना है, यानी कि थिक लेंस, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था। अब रिजॉल्विंग पावर में आप याद रखें, रिजॉल्विंग पावर का ये फार्मूला डायरेक्टली याद कर लें। 1.22 डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये डी डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ये वेव लेंथ ऑफ लाइट। अब देखें कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिजॉल्विंग पावर का इन्वर्स का रिलेशन है, और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव और रिजॉल्विंग पावर का डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका अपर्चर कम है, जिसका साइज़ कम है। तो इसमें देखें, इसने अब इस ऑब्जेक्ट की जो इसका ब्लर्ड इमेज बनाया है। रिजॉल्विंग पावर होती है कि हमें क्लियर इमेज नज़र आना, और मैग्नीफिकेशन होती है बड़ा इमेज नज़र आना। तो अब ये देखें, आपको क्लियर इमेज नज़र नहीं आ रहा, ब्लर्ड आ रहा है, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर कम है, क्योंकि ये डायमीटर कम है, साइज़ कम है ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब इसकी जगह हम बड़े अपर्चर का ये देखें
ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखें आपको ये इस ऑब्जेक्ट का कितना क्लियर ये इमेज नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि हाई रिजॉल्विंग पावर हो तो हमने लार्ज अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करना है और ब्लू लाइट यूज़ करनी है, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। इनमें इन्वर्स का रिलेशन है। लास्ट पे मैं आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर उसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पहली फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की होती है और दूसरी आई पीस की। तो ये एफ ओ की और ये एफ ई की फोकल लेंथ है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ी है ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वो पी होता है, तो ये P1 है बेसिकली। और उसके बाद इसका वर्चुअल इमेज बनता है 25 सेंटीमीटर पे। ये अब फाइनल इमेज है। कैसे पता चला? क्योंकि जो फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बनता है वो 25 सेंटीमीटर पे बनता है, जो आई पीस बनाती है। तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस Q2 से हम डिनोट करेंगे। और उसके बाद वो सेपरेशन ऑफ द लेंसेज पूछ रहा है और मैग्निफिकेशन। ये ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, मैं आपके सामने डायग्राम रखता हूँ। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ FO है, ये गिवन है। ये आई पीस है, इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस FE है, ये भी गिवन है। और ये देखें, ये ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है और इसका डिस्टेंस कितना है, ये नीचे देखें P1। फिर इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा Q1 डिस्टेंस पे। ये देखें Q1 डिस्टेंस पे ये इमेज बना, और ये इस आई पीस के फोकस के अंदर आ जाएगा। फिर आई पीस इसको ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हुए ये फाइनल इमेज बनाएगा। और ये फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे बना? Q2 डिस्टेंस पे। और ये अब जो आई पीस के सामने जो इंटरमीडिएट इमेज पड़ा है, बेसिकली आई पीस इसको ऑब्जेक्ट की तरह डील करेगा और इसका आई पीस से जो डिस्टेंस है वो P2 होगा। अब टोटल आप देखें ऑब्जेक्टिव और आई पीस के अंदर सेपरेशन कितनी है, वो Q1 प्लस P2 है। Q1 कैसे? ये देखें, ये Q1 और ये P2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास दोनों लेंस की सेपरेशन है, जो हमने फाइंड आउट भी करनी है। तो अब सबसे पहले डाटा बनाते हैं। ये देखो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव F0 जो कि 1 सेंटीमीटर थी, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE थी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना डिस्टेंस है वो मैंने कहा था P1। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज का डिस्टेंस अब देखें, ये फाइनल इमेज बना है ये वाला, और इसका आई पीस से कितना डिस्टेंस है Q2। तो ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है डाटा। अब आप लोगों ने इसमें देखना है कि अगेन टू फाइंड हमने क्या करना है, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, जिसको हम L से डिनोट करेंगे, और मैग्निफिकेशन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो सोल्यूशन में हम आ जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके लिए आप लोगों ने लेंस फार्मूला लगाना है। वो क्या था? 1/f इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/Q1। क्योंकि देखें ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सब 1/1 होगा। इसकी फोकल लेंथ FO है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P1 है, और जो इसने इमेज बनाया वो Q1 डिस्टेंस पे है। तो बस इसमें सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करें। अब ये देखें, मैंने सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करके, और ये 1.2 का पॉइंट ख़त्म करके ऊपर 10 आ गया, 10/12, और इसको 1 में से जाके उधर मैं माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे अब मैं इनका LCM लूँगा, और हमारे पास 1/Q1 2/12 के इक्वल आएगा। ये 1/6 आ गया कट के, तो Q1 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया कि जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया है ना, वो इतने डिस्टेंस पे बनाया उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अब आई पीस के लिए अगेन आप लेंस फार्मूला लगाएं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आई पीस क्या करेगा, वो इंटरमीडिएट इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह डील करेगा। उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P2 हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस Q2 होगा, और फोकल लेंथ आई पीस की FE है। देखें, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने P1 Q1 किया और आई पीस के लिए P2 Q2 कर दिया। और बस अब सिंपल, अब देखें फाइनल इमेज जो कि वर्चुअल था, ये याद रखना है आपने। जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना था, तो वहाँ पे हम Q2 नेगेटिव लेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। ये देखें, इस प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया। अब सिंपल वैल्यूज़ बस प्लग इन करनी है। P2 हमें चाहिए, ये -1/25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से अब आप लोगों ने इसका LCM ले लेना है। 1/P2 इसकी इक्वल है P2 75 और 28 हो गया, तो इसको आप फ्रैक्शन में करेंगे तो 2.67 सेंटीमीटर। ये P2 भी आपने निकाल लिया। अब देखें, हमारा काम है लेंसेज की सेपरेशन निकालना। लेंसेज की सेपरेशन कैसे निकलेगी? अब ये देखें, ये Q1 हमारे पास डिस्टेंस है। ये देखें, ये Q1 जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाया था वो Q1 डिस्टेंस पे है, और जो इस आई पीस के सामने ये इमेज पड़ा था, इसने इसको ऑब्जेक्ट की तरह डील किया था, और ये P2 डिस्टेंस है। तो लेंस की सेपरेशन क्या थी? Q1 प्लस P2। तो बस अब आपने सिंपल लेंस की सेपरेशन निकालने के लिए Q1 के अंदर P2 को ऐड कर देना। दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, तो ये लेंस सेपरेशन आई 8.67 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया, तो अब हमें सारे फैक्टर्स पता है। आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन थी। अब एंड पे आप लोगों ने रिजल्ट लिख लेने हैं सेपरेशन ऑफ लेंसेज और मैग्निफिकेशन के। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आप करें अच्छी तरीके से, और आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेक्चर था, इसको ध्यान से सुने और इसके अच्छी तरह आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है, जिस तरह मैंने हेडिंग बना के आपको बताया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।